हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों का। मैं विवेक पांडे, आपका हिंदी साहित्य का मेंटोर। उत्कर्ष यूजीसी नेट पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। लगातार आप सभी लोगों से ये मुहिम के माध्यम से कि लगातार जो विद्यार्थी पढ़े गए हैं या जिन्होंने कहीं से भी हमसे मदद ली है या सेल्फ स्टडी किया है, तो उन विद्यार्थियों को स्क्रीन पर लाकर ये कोशिश की जा रही है कि आप सभी विद्यार्थियों तक ये खबर पहुँचाई जाए, जिसके माध्यम से आप जान पाएँ कि तैयारी में क्या दशा दिशा, क्या रणनीति, क्या निर्णय विद्यार्थी स्वयं से लेते हैं, कैसे वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या झंझावात रहते हैं मस्तिष्क में, कितना समय लगता है तैयारी में, किस प्रकार वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, क्या मदद मिलती है उनको अभ्यास पत्रिकाओं के माध्यम से, क्या मदद मिलती है गाइडों से, और क्या ज़रूरी होता है कि आपके सिलेबस में लगी हुई सभी रचनाओं को वो जब तक खुद से न पढ़ें तब तक सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं हो सकती। तो आज सभी झंझावातों से एक हमारे बड़े प्रिय विद्यार्थी हैं नीतीश कुमार जी, इनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी, आपका स्वागत है। आपका उत्कर्ष यूजीसी नेट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद सर। मैं बहुत अच्छा हूँ अभी। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? और इसी दौरान मुझे पता चला कि आपका सिलेक्शन इस बार नेट में पुनः हुआ है, और पहले भी आपका लगातार मैंने सुना है कि 3 बार आपका नेट ही उत्तीर्ण हो रहा है। क्या सही बात है ये? जी ये तो है ही कि पिछले 3 बार से नेट ही हो रहा है और इस बार भी वही हुआ। अच्छा, तो क्या आपको आपके इस बार कितने अंक आए हैं? इस बार के यूजीसी नेट में आपने कितने अंक उत्तीर्ण किए हैं? इस बार 192 है और इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो 96 क्वेश्चन है इस बार। 96 प्रश्न सही है नीतीश जी के, और इनके जो है ओबीसी कैटेगरी में इनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है। ज़रा आप बताना चाहेंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जब मैंने कहा विद्यार्थियों को कि 3 अटेम्प्ट आपका इसके पहले नेट हो चुका है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप इसके पहले तैयारी कर रहे होंगे पहले से भी। तो कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं आप लगभग यूजीसी नेट का? ये तीसरा था। ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2। जी पहले 2 दे चुके हैं। अच्छा, इसके पहले भी 2 बार आपका नेट हुआ है और इस बार भी नेट क्वालिफाई हुआ है। आप बता सकते हैं कि जी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को क्या मिला के पढ़ा जाना चाहिए या इनकी अलग अलग भूमिका होती है? अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर पे मेरा पकड़ काफी कमजोर है और सेकंड पेपर में मैं 80-80 क्वेश्चन कर लेता हूं, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मिक्स्ड अप कंडीशन है, बस जो होता है रिजल्ट ही बता पाता है। तो आपकी क्या सोच है इसको लेकर? मेरा मानना है कि फर्स्ट पेपर इसमें ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो सेकेंड पेपर है तो उसमें सभी बच्चे मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं जी। वो एवरेज तक सभी ले जाते हैं खींच के। लेकिन जो सिलेक्शन की बात होती है, वो जेआरएफ हो चाहे नेट हो, तो उसमें फर्स्ट पेपर ही हेल्प करता है, क्योंकि उसमें सभी अच्छे नहीं होते हैं। तो उसको अगर अच्छा कर लिया जाए तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। अच्छा, फर्स्ट पेपर में एक औसत विद्यार्थी लगभग कितना प्रश्न सही करके आ सकता है आपके अनुरूप? अभी इस बार का जो फर्स्ट पेपर आया था, जो अभी दिसंबर 2024 का, तो इसमें मतलब एवरेज मैं जो देखा हूँ दोस्त लोगों के साथ भी, तो 25-30 तो था। मतलब जो जिनका पहले 15-17 क्वेश्चन सही होते थे, 20 सही होते थे, वो 25-30 के बीच में थे। अच्छा, पिछले भी प्रश्न पत्रों को आपने देखा है, नेट भी निकाला है, इस बार भी आपने दिया है। क्या पिछले पुरातन प्रश्न पत्रों के आधार पर हम वर्ष 2024 के प्रश्न पत्र को थोड़ा आसान मान सकते हैं क्या बाकी बीते हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर? हाँ, बीते हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर तो ये कहा जा सकता है। कहा जा सकता ही नहीं, ये था ही कि क्वेश्चन इस बार का जो था काफी वन लाइनर थे। और जो पिछली बार जो क्या हुआ था, 2-3 बार से हो रहा था कि डीपली क्वेश्चंस आ रहे थे सिलेबस से, इस बार उसको कम कर दिया गया है और काफी जो है तथ्यात्मक हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाया गया था। तथ्यात्मक प्रश्नों को पूछे जाने की जो भूमिका रही है वो यूजीसी नेट की, लगातार कुछ पुस्तकों का मैं नाम लेना चाहूंगा, आप इसके तथ्य पर जरा सा प्रकाश डालिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये तीनों पुस्तकों का अगर सम्मिलन विद्यार्थी को ठीक ठीक मिल जाए, अगर इसका सम्मिश्रण करके वह अच्छा अध्ययन कर ले, तो लगभग लगभग चाहे पेपर आसान बने चाहे कठिन बने, वह यूजीसी नेट के साहित्योतिहास के प्रश्नों को क्या बहुत अच्छे से हल कर लेता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे कि इस बार ही नहीं, पिछले बार का भी जब हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो उसमें रामचंद्र शुक्ल और अब खास करके बच्चन सिंह जी का ज्यादा कथन पूछे जा रहे हैं। जी। कथन उनका एक अलग ही पता चलता है, चाहे आप नहीं पढ़े हो थोड़ा पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जब हम उसका
किसी भी रचना को लेकर के, किसी रचनाकार को लेकर के उनका क्या मत रहा है, तो पूछे जा रहे हैं काफी, तो हेल्प तो करता ही है अच्छा, मैंने आलोचनात्मक एक थोड़ा सा। बार के लगातार के प्रश्न पत्रों में हमने देखा, जैसे अगर आप देखें तो जब काल विभाजन से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राक कथन और भूमिका तक में शुक्ल जी के साहित्योतिहास को अगर देखा जाए तो वहाँ तक से स्टेटमेंट के सवाल पूछे जाते हैं। जब काल विभाजन पर उतरते हैं तो पहली पंक्ति यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का सचित वर्णन होता है। वह भी यूजीसी नेट लगातार 3 से 5 बार, मुझे लगता है जहाँ तक मैं प्रश्न पत्र को ध्यान रख पाता हूँ, तो 3 से 5 बार अलग अलग वर्षों के प्रश्न पत्रों में वह बार बार कॉपी पेस्ट करके लगातार सवाल पूछा गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहित्योतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सबसे प्राथमिक और सबसे बेहतरीन इतिहास ग्रंथ हो सकता है, जिसको विद्यार्थी को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। आप इसमें हमारे व्यूअर्स को, विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल को तो सभी पढ़ते हैं। आप ये देखो कि जो अभी तैयारी कर रहा होगा ग्रेजुएशन में, चाहे मास्टर्स कर रहे हैं, जो अभी एमए कर रहे होंगे, चाहे जो पीएचडी कर चुके हैं या जो कर रहे हैं पीएचडी में भी, वो सभी मतलब प्रामाणिक रूप से तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही माना जाता है। और जब कभी भी कोई ऐसे मतलब संदिग्धता आती है तो उन्हीं का देखा जाता है, तो ये तो है ही, उनकी किताबों से तो रहते ही हमेशा प्रश्न। इसमें एक प्रश्न है, विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना अपने आप में बड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, अपने से पढ़ के नहीं समझ सकते, तो क्या मेंटोर की सलाह लेनी चाहिए? क्या इसमें किसी शिक्षक की सलाह लेकर के इसको पढ़ा जाना चाहिए, या फिर वास्तव में स्वयं से कैसे मेहनत करें कि वह स्वयं से भी पढ़ा जा सके? हाँ, ये तो है ही, क्योंकि अब पहली बार जब हम रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, तो एक तो मतलब काफी वो ज्यादा उसमें पेज है, और प्लस में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो कहानी जैसा नहीं है, चाहे उपन्यास जैसा नहीं है कि वो रुचिकर लगे। काफी वो जब तक आलोचनात्मक समझ नहीं भाषा का और बनेगी, क्लिष्ट शब्दावलियों का, जी, संस्कृत निष्ठ जब भाषा का जी प्रयोग दिखाई पड़ता है। जी जब तक थोड़ा सा समझ नहीं बनेगा, एक दो बार अगर खुद से भी रीडिंग करेंगे तो थोड़ा बोर होगा, लेकिन अगर 2-3 बार किया जाए तो धीरे धीरे उसका जो एक साहित्य का जो एक आधार है, हिंदी साहित्य के इतिहास जो रहा है, उसका अगर हम माइंडसेट में अगर चला आता है कि कब से शुरू हो रहा है या बीच बीच में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, तो फिर समझने में सहूलियत होती है, चाहे वो रचनाकार हो, चाहे वो काल विभाजन हो, तो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यार्थियों को आपने इतनी बातें बताई। मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी उन गलतियों पर प्रकाश डालिए जिसके कारण लगातार नेट तक ही पहुंच पा रहे हैं। हालांकि यह आर्यता भी बहुत मजबूत आर्यता है, क्योंकि इसको भी क्वालिफाई करने वाले हिंदुस्तान में परीक्षा देने वाले 3 से 6% ही विद्यार्थी होते हैं। तो इस सफलता के लिए आपको शुभकामना देना चाहेंगे, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी कौन सी गलती हैं जो आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप लेने से, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होने से रोक रही हैं, और बाकी विद्यार्थियों को क्या सलाह है? जी बिल्कुल, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि इतने क्वेश्चंस गलत है, चाहे आपके जो दोस्त लोगों का जेआरएफ होता है, तो ये तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं गलती रह गई है, या उन क्वेश्चन को गलत करके आना मतलब कहीं ना कहीं जो जेआरएफ है उसके लिए पीछे मतलब वो छोड़ देता है आपको। वैसे वैसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब हम पहले पढ़ रहे होते हैं तो हम केवल ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर ले, लेकिन हम उस पर अभ्यास नहीं कर पाते हैं प्रश्नों का। उस हिसाब से भी जब उसके आधार पे प्रश्न आते हैं तो कई बार कंफ्यूजन में, या कई बार मतलब अभ्यास न होने के कारण वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बहुत बड़ी कमी तो मेरी यही रही है कि मैं सिलेबस तो कवर हो जाता है, प्लस उस पे प्रैक्टिस नहीं हो पाता है सही से। अभ्यास को जो नए अपने नए जीवन प्रश्न में वरीयता देना चाहिए। अभ्यास के जी दौरान बिल्कुल, क्या बिना पुराने प्रश्न पत्रों को, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वह अभ्यास के दौरान पुराने प्रश्न पत्रों को, प्रश्नों को रटने की आदत बना लेते हैं कि मुझे ये सवाल पूरी तरह से रट गया है। क्या ये तरीका ठीक है? रटना नहीं चाहिए, देखना ये चाहिए कि जो एनटीए का है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका क्या रहा है पिछले 2-3 सालों में। जब आप देखेंगे काव्य शास्त्र में देखेंगे तो जो काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, तो कई बार वो पूछ लेता है कि इनको अरेंज करे समय के अनुसार, तो वो तो कर लेंगे। एक बार क्या पूछ दिया कि कौन से सदी के हैं, ये नाम लेकर के किस सदी में आते हैं, तो फिर यहाँ मुश्किल हो जाती है। तो होना ये चाहिए कि जब हम देखते हैं कि वो किस हिसाब से प्रश्न को निकाल रहे हैं अंदर से, तो उस माइंड सेट से तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन फिर पकड़ में आएगी।
करेक्ट, यानी कि पुरातन प्रश्न पत्रों से विद्यार्थी को यह देखना चाहिए कि उसने किस यूनिट से कितने कितने किस प्रकार के सवाल पूछे हैं, साथ ही वह सवाल की गहराई में कितना उतर पाए हैं और उस गहराई में उतर के 4 विकल्प कैसे निर्मित किए हैं। उन विकल्पों के आधार पर अगर वह एक माइंडसेट तैयार करके उस प्रश्न पत्र को हल करे तो वह आगामी परीक्षा के काफ़ी पड़ावों को स्वयं ही हल करने में सफल हो जाता है। ये बात सही है, आपकी जानकारी इसमें मुझे ठीक दिखाई पड़ती है। यानी कि आप कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी को यदि जेआरएफ या नेट तक पहुंचना है तो उसको अपने अभ्यास को ज्यादा वरीयता देनी पड़ेगी और अभ्यास के सही प्रक्रम का चुनाव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपने अभ्यास को काफी महत्व दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने के साथ साथ कई विद्यार्थी कुछ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, क्या यह सही है? क्या आपने भी ऐसा किया था? यह कितना उचित है? अगर हम देखते हैं कि नेट जेआरएफ ऐसा तैयारी है कि अगर आपको अगर अच्छा से करना है तो मतलब 3-4 महीने तो देना पड़ेगा। ये बात उनके लिए सही साबित हो सकता है जो पहले से दे रहे हैं, जिनका अच्छा खासा तैयारी है। जो थोड़ा बहुत से रह जा रहे हैं, अगर वो चाहे तो दूसरी तैयारी भी अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब 6-6 महीने कड़ी पे आते हैं। अगर वो जिनका अच्छा खासा तैयार है वो, मुझे लगता है वो कर सकते हैं। कोई भी अपना जो रुचिकर हो, कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसको देना चाहे, फिर उसके लिए वो लग सकते हैं। क्योंकि एक तो तैयार रहते हैं इस पेपर के लिए, 2-3 महीने उनके लिए 1-1.5 महीना काफी रहती है। लेकिन जो अभी नए हैं वो अगर 2 चीजों को लेके चले तो फिर मुश्किल होगी फिर, क्योंकि यानी कि कुल मिलाकर के पहली बार तैयारी करने वाले विद्यार्थी को 3-4 महीने लग करके पहले इस सिलेबस के एक-एक तथ्य को समझ लेना चाहिए। उसके बाद चाहे तो वह इसको एक सेकेंडरी तैयारी के तौर पर यानी 2-3 घंटे की रेगुलरिटी और अन्य तैयारी पर भी 3 से 4 घंटे दे सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी परास्नातक कर रहे होते हैं वो भी इस तैयारी का हिस्सा बनते हैं, तो उन्हें क्या सलाह है आपकी? उन्हें कैसे देखना चाहिए इस तैयारी को? उन्हें तो मुझे लगता है कि शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर हम एमए करके फिर तैयारी करते हैं तो थोड़ा लेट हो चुका होता है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, एमए में पढ़ रहे होते हैं, तो जो सिलेबस में लगी हुई रचनाएं काफी हद तक नेट जेआरएफ में भी लगी हुई होती है जी। तो एक तो मदद करता है आपको वहाँ पे जो एग्जाम होते हैं, मतलब सेमेस्टर वाइज, वहाँ पे तो मदद करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आलोचनात्मक पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे और नेट जेआरएफ के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़े तो इसमें भी काफी मदद मिलती है उसकी। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि अगर हम चीज़ों को आलोचनात्मक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, उसके सभी गहरे संबंधों की चर्चा करते हुए यदि अपने खुद के अच्छा, आपने अपना क्या नोट्स बनाया था तैयारी के दौरान? आपने अपनी नोट्स को महत्व दिया रहा होगा निश्चित तौर पे। अगर लगातार आप नेट हो रहे हैं तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑल 10 यूनिट पे आपकी पकड़ बड़ी अच्छी है। तो आप जरा इसके बारे में बताइए। विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे लिखने से बचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी का नोट्स खरीद लें, किसी बच्चे का नोट्स मांग लें, किताब कोई गाइड खरीद लें मार्केट से। क्या ये कितना ठीक है? जरा आप इस पर प्रकाश डालिए बहुत अच्छे से। ये जैसे आप कोई गाइड भी लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन वैसे आते हैं जो गाइड में है ही नहीं। वो आपको उसके लिए, जैसे मान लीजिए कहानी ही है तो कहानी में एक दुलाई वाली कहानी आया था, उसमें पूछ दिया था कि सीता का उम्र क्या है। जब हम जनरली ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं तो थोड़ा सा दिया हुआ है कि 10 वर्ष की थी वो, लेकिन जब हम अपना नोट्स बनाते हैं तो एक एक चीज को नोट करते हैं। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि परीक्षा के 10-15 दिन पहले आप उसको पढ़ सके। नहीं तो पूरी कहानी फिर पढ़ने जाए, मेन उसमें पात्र कौन कौन से है, उसमें क्या क्या जो समस्याएं हैं वो क्या है, तो ये ज्यादा मदद करता है। नोट्स होना ही चाहिए, बिना नोट्स का तो थोड़ा सा वो है, टाइम ज्यादा लगेगा फिर ऐसे पढ़ेंगे तो। बिल्कुल सही बात कहा आपने, यानी कि अगर आप अपना स्वचेतना का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वह आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अक्सर बिल्कुल दुलाई वाली की बात की आपने, कई बार तो विद्यार्थी पूरी कहानी पढ़ लेता है लेकिन उसे यही नहीं पता होता कि दुलाई वाली का अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं निकाल पाते विद्यार्थी। जी, तो ये पूछता है क्वेश्चन, तो हाँ, पूछता है कि इसका सही अर्थ क्या है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, कुल मिलाकर के आपने अपनी तैयारी को एक समग्र दृष्टिकोण में अगर देखें तो उसे जरा कुछ 20 शब्दों में आप कैसे कहना चाहेंगे? बाकी व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? हम अपने तैयारी को मतलब बताएं? हाँ, आप अपनी तैयारी के विषय में बताइए कि आपने कैसे तैयारी किया था, कितना समय देते थे, कब नोट्स बनाते थे, कैसे कॉलेज और अपनी पढ़ाई को मैनेज करते थे? हाँ, मैं वही बता रहा था थोड़ा देर पहले ही कि जब एमए में, अभी इसी साल खत्म हुआ है मेरा, अभी 2024 में ही एमए, तो जैसे वो चल रहा था तो पहले से ही था, फर्स्ट सेमेस्टर से ही था कि करना तो है ही, क्योंकि इसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। पहले सेमेस्टर से कहने का तात्पर्य कि आपकी कुल तैयारी लगभग 1.5 वर्ष की है?
जी जी मतलब कि युद्ध से पहले ही युद्ध में उतरने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। जी बिल्कुल ठीक जी। बात है। बहुत कुछ दोस्त तो ऐसे थे कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, जेआरएफ हो गया था उनका, पहले प्रयास में ही हो चुका था। तो अच्छा। फिर जब आपका जो संगत होता है तो उसमें फिर आप पे भी थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि करना है। जी तो तैयारी तभी से चल ही रही है इसके लिए। और एमए में तो थोड़ा सा होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका असाइनमेंट देना होता है, प्लस में एग्जाम आता है सेमेस्टर वाइज, तो उसको उसको भी देखना है, प्लस में अपनी तैयारी भी रखना है। तो कम से कम 5 6 7 घंटे का तो प्रॉपर होनी ही चाहिए, क्योंकि अब आजकल आप देख रहे हैं कि इतने सारे मतलब कंपटीशन बढ़ चुकी है इस मामले में। पहले का आप कटअप देखे, आपका कटअप काफी मतलब काफी अंतर है इस चीज में। अंतर है तो बिल्कुल। तैयारी तो शुरू से ही लगना पड़ेगा। आप बाद में आगे सोचे तो काफी लेट हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा। बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स को, अपने विद्यार्थियों को दिखाना चाहूँगा आपका जो रिजल्ट आपने शेयर किया है। यहाँ पर लगातार आपका 3 बार नेट है कि एक विद्यार्थी लगातार 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें से आप अगर अपने स्क्रीन पर जरा गौर करेंगे तो आपके स्क्रीन पर रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ नीतीश जी का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीते 2023 का रिजल्ट है, जिसमें इनको जो है पहले पेपर में 46 अंक और दूसरे में 98, कुल 144 अंक जो है मिले थे, जिनमें इनका क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली यानी कि इनका नेट हुआ था। उस समय पीएचडी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी 2023 में, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ था। और उसके बाद जब जाते हैं 2024 में, तो 2024 में इनके 192 नंबर। आप देखेंगे तो लगातार इनके नंबरों में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। 144 से इन्होंने छलांग मारा तो 192 पहुंच गए। 95 परसेंटाइल, उस समय परसेंटाइल स्कोर दिए जाते थे 2024 में दिसंबर बैच के लिए, इनका 192 नंबर रहा है ये। ठीक है, अब उसके और आगे निकलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका 2024 के जून में भी, मतलब कि 2024 में जून वाला दोनों बैच में इन्होंने पेपर दिया है। पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 166.323 नंबर हैं, जो कि 94 परसेंटाइल के इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से इनका आप देखेंगे तो 2024 जून का सर्टिफिकेट है। अभी जो नए विद्यार्थी हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं है, अभी रिजल्ट आया है। सर्टिफिकेट 10 दिन 15 दिन बाद आपको मिलेगा, तो आप अलर्ट रहिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। 3 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का ही समय मिलता है। फिर बाद में विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर हम तो डाउनलोड ही नहीं कर पाए, तो फिर उनको मेल करना और दुनिया भर की प्रक्रियाओं में उतरना पड़ता है। इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिएगा कि अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही हम उत्कर्ष परिवार की तरफ से नीतीश जी को बधाई देते हैं उनके इस लगातार इस चयन में, और हमारा प्रयास होगा कि नीतीश जी इस बार हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जून 2025 बैच में जो है इस बार जेआरएफ करिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आप अपना भाग्य आजमाइए और अपनी मेहनत का प्रदर्शन करिए। साथ ही हम चाहेंगे कि आप जो है हम अपनी टीम की तरफ से आपको उपहार स्वरूप अपने लक्ष्य बैच का हिस्सा, एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और इसके लिए आपसे हमारी टीम संपर्क करेगी। हमारे एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए अगर आप इच्छुक होंगे तो आपको जरूर जोड़ा जाएगा, जिसके सारे लाभ नफा नुकसान आपको बताए जाएंगे। आपसे हमारी टीम अलग से संपर्क करेगी। आपको इसके लिए बधाई है उत्कर्ष परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। साथ ही आप जैसे सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस बार नेट या ओनली पीएचडी या जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण किया है। मैं उनको बताना चाहूंगा जो विद्यार्थी केवल ओनली पीएचडी हैं वो अपनी तैयारी लगातार धारदार तरीके से करते रहें। साथ ही ऐसे व्यूअर्स जो हमारे विद्यार्थी लगातार चयनित हुए हैं उनके द्वारा बताए गए सुझावों को भी ध्यान दीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनके द्वारा बताए गए सुझाव पर ही आपको चलना है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अपनी अलग तरीके होते हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के। उनका अलग तरीका है, आपका उससे 19-20 अलग हो सकता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि उनके विपरीत दिशा में चलने लग जाइए, क्योंकि विद्यार्थी जो लगातार परिणाम देते हैं वह इस आधार पर देते हैं कि उनका जो लीक है वो काफी हद तक सही है। वह 19-20 परिवर्तनों के साथ कुछ परिवर्तित किया जा सकता है, तो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने यह कहा होगा कि मैं रात में ज्यादा पढ़ता हूं, आप दिन में ज्यादा पढ़ते होंगे, या कुछ 19-20 परिवर्तन ही हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि मेरा पहली बार में जेआरएफ हो गया, आप कहेंगे सर मेरा 4 बार में नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का अंतर केवल इतना है कि विद्यार्थी का एक बार में ही पैटर्न और प्रोसेस को समझ जाना, आपने 3 बार में नहीं समझा, उसने 1 बार में समझ लिया, इसलिए ऐसा होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि इस परीक्षा में लाखों विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं और कुछ प्रतिशत, मतलब मैं कुछ नंबरों की बात कर रहा हूं, जहां पर लाखों विद्यार्थियों के बीच में उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, उतने विद्यार्थी चयनित होते हैं। आपका ये इंटरव्यू बहुत शानदार रहा नीतीश कुमार जी। अंतिम अगर आप कुछ शब्द विद्यार्थियों को कहना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आपके कई सारे वीडियो मैंने देखे हैं और हिंदी से रिलेटेड आपके कई सारे उस पे जो है आते रहते हैं, जो व्याकरण व्याकरण से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो तो देखे ही हैं।
और मैं बाकी जो प्रतिभागी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समय को नहीं गंवाएं, और बेहतर है कि आप सिलेबस को पूरा करें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं कि आप नहीं पढ़े होंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, हाँ, या समझ कुछ नहीं ऐसा आता कि ये किस पॉइंट यूनिट का वाइज दे सवाल देंगे। है। जी। जी, और ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर यूनिट वाइज प्रैक्टिस अपना मिल जाए तो और बेहतर है। बहुत अच्छा। चलिए, धन्यवाद। आज के इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम और अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप वो व्यूअर्स जिनका इस बार नेट हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, हमारी एक लक्ष्य बैच है जो जून 2025 के लिए है, तो आप हमारे लक्ष्य बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें ऑल 10 यूनिट्स आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा विज्ञान मैंने उसमें खत्म कर दिया है। हम हिंदी कहानी की चेतना पर बात कर रहे हैं इस समय। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास से लेते हुए अनेक अनेक कहानियों पर चर्चा करेंगे, और उसके सभी पैटर्न्स पर हमारी बातचीत हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।